दोस्तों, मैं सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं अपने एक नए प्रोग्राम चर्चा में आज जो विषय है वो है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट। इस विषय पर आज हमारे साथ भाग लेने के लिए आए हैं शहर के कुछ वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि भूतपूर्व प्रधान भी हैं बार टैक्सेशन एसोसिएशन के। सबसे पहले मैं मिलवाऊंगा आपको मिस्टर संजीव महाजन जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट सुभाष मलगुरिया जी जो कि काफ़ी पुराने टैक्सेशन एडवाइज़र हैं, हमारे एक वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं मिस्टर राकेश मल्होत्रा, मिस्टर वैभव अग्रवाल भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बार एसोसिएशन के प्रधान हैं, डॉक्टर केडी सिंह जाने पहचाना नाम, जाना पहचाना चेहरा, नेत्र विशेषज्ञ। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। राकेश जी, मैं पहला प्रश्न आपसे पूछता हूँ, ये जो मोदी जी ने रिफॉर्म्स दिए हैं पेनलेस, सीमलेस और फेसलेस, क्या ये लोगों को आप समझाएंगे एक विस्तार से? क्या इसके बारे में आप कुछ हमें जानकारी देंगे? धन्यवाद खुराना जी और जितेंद्र शर्मा जी। आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने एक बहुत ही जो समय के मुताबिक मुद्दा आज चुना है और ये आम जनता से जुड़ा हुआ है और अभी इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पर मैं सिंप्लीफाई करके बिल्कुल साधारण शब्दों में आपको बताऊंगा कि ये चेंज क्या है। देखिए, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये एक फंडामेंटल रिफॉर्म है और जिस तरीके से पहले टैक्स असेसमेंट्स होती रही हैं, आप ये समझिए कि वो सब ख़त्म हो गया। तो मैं बिल्कुल 2 मिनट में कोशिश करूँगा कि बिल्कुल साधारण वो सब चीज़ को आपके सामने रख सकूँ। देखिए, पहले जो असेसमेंट्स होती थी मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा, सब जानते हैं कैसे होती थी। आप जाते थे, किताबें लेके जाते थे, आपका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता था, स्टेटमेंट्स होती थी, वैल्यूएशंस होती थी, ये सब एवरीबडी नोज, उसमें मैं नहीं जा रहा। पर अब क्या होगा ये मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, अब ये हुआ है कि ये जो कल की नोटिफिकेशन है और एक पुरानी नोटिफिकेशन है सितंबर 19 की, जब ई असेसमेंट की बात हुई थी तो डिपार्टमेंट ने एक डिटेल नोटिफिकेशन की थी और कल की जो 61 नंबर नोटिफिकेशन है उसको जोड़ के मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उसका नेट रिजल्ट क्या है। नेट रिजल्ट ये है कि अब एक सीबीडीटी ने एक बना दिया है NEAC, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, ठीक है जी, और बहुत सारे बना दिए हैं REACs, रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स। फॉर एग्जांपल नेशनल ई असेसमेंट सेंटर बेंगलोर में है, हो सकता है ये बाद में नोएडा में भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, ये गवर्नमेंट का है। और उसके बाद रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स हैं REACs। अमृतसर REAC बन गया, नोटिफाई हो गया, जम्मू REAC बन गया, नोटिफाई हो गया, इसी तरह शिमला बन गया, नोटिफाई हो गया। जो पठानकोट में इनकम टैक्स ऑफिस है, ये क्या रहेगा? ये भी ऑफिस रहेगा पर असेसमेंट का रोल खत्म हो जाएगा। उनका काम क्या रहेगा? उनका काम जैसे कलेक्शन है, रिकवरीज है या कोई रेक्टिफिकेशंस है, वो उस काम के लिए रहेंगे। असेसमेंट में और सर्वेज में उनका रोल खत्म हो जाएगा। बड़े व्यापारियों पे कई बार रेड्स होती हैं। अब जैसे इनकम टैक्स पठानकोट का कोई रेड्स पे और सर्वेस पे कोई रोल नहीं रह गया है, अब उसका क्या वो होगा? उनको कौन बताएगा ऊपर के भाई ये किसके पास इनकम टैक्स की रेड करनी है, ये करनी? इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसा है, ये जो शब्द है रेड, ये मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ कि ये पहले भी एक सेपरेट विंग ही था डिपार्टमेंट का, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन विंग बोलते हैं। और सर्वे जो था जिसमें स्टॉक चेकिंग वगैरह इन्वॉल्व होती है, वो लोकल ऑफिसर्स कर सकते थे, वो अब वो भी नहीं कर सकते। असेसमेंट, स्क्रूटनी, देयर आर 3 थिंग्स, स्क्रूटनी है, सर्वे है, सर्च है। अब लोकल ऑफिसर ना स्क्रूटनी कर सकता है, ना सर्वे कर सकता है, ना ही सर्च कर सकता है। वो जो सर्वे और सर्च की पावर है वो इन्वेस्टिगेशन विंग के पास है, एज इट इज। जो पहले थी सर्वे की पावर इधर थी, वो भी अब उधर चली गई। स्क्रूटनी की पावर इनके पास थी, स्क्रूटनी की पावर NEAC को चली गई है, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, और रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स क्रिएट हो गए हैं, ठीक है जी। ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया। अब जो रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स हैं उसमें आगे यूनिट्स बना दिए गए। आप आराम से सुनिए, बड़ा सिंपल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। उसमें 4 यूनिट हैं। एक उसमें असेसमेंट यूनिट है, एक उसमें वेरिफिकेशन यूनिट है, एक उसमें टेक्निकल यूनिट है और एक उसमें रिव्यू यूनिट है। 4 यूनिट बन गए हैं।
अब एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया जी, एक हमारा नेशनल सेंटर बन गया, रीजनल सेंटर बन गया, रीजनल सेंटर में 4-4 यूनिट बन गए। सो अब इस फ्रेमवर्क में सारी असेसमेंट होनी है। कैसे होनी है मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। पठानकोट is a unit? पठानकोट के ऑफिसर अमृतसर यूनिट के पार्ट बन गए हैं, ऑनलाइन है सब कुछ। तो पठानकोट को क्या बोलेंगे? अमृतसर यूनिट? पठानकोट के इनकम टैक्स ऑफिस रहेगा, पर पठानकोट के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, आईटीओ हैं, वो अमृतसर रीजनल असेसमेंट यूनिट के मेंबर हैं, ठीक है। उसमें से कुछ वेरिफिकेशन यूनिट में जा सकते हैं, कुछ असेसमेंट यूनिट में जा सकते हैं, कुछ रिव्यू यूनिट में जा सकते हैं, कुछ टेक्निकल यूनिट में जा सकते हैं। बात बताइए, अगर वो अमृतसर वाले इनको कहते हैं, आपने ये सर्वे, मैं सब क्लियर करने जा रहा हूँ आपको। अब मुझे 2 मिनट सिर्फ सुन लीजिए, ताकि एक बार स्ट्रक्चर के खिड़की क्या है, रोशनदान क्या है, दरवाजा क्या है, मैं आपको बता दूंगा सर, ठीक है जी। सो अब आपकी जो रिटर्न है वो नेशनल सेंटर ने सिलेक्ट करनी है कि स्क्रूटनी होनी है या नहीं होनी है, और किन पैरामीटर्स पे होनी है वो इलेक्ट्रॉनिकली नेशनल सेंटर सिलेक्ट करेगा, और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ही आपको एक नोटिस भेजेगा, और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ही आपको पहला क्वेश्चनर भेजेगा कि मुझे ये चीज़ें आप क्लियर करिए, राइट। आपकी कम्युनिकेशन सिर्फ नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से है, रीजनल से आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। इस पर ये बेसिक है, आप इसको समझिए, ठीक है। जब नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से आपको क्वेरी आती है, आपका केस लग गया, आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, जो भी है ये चीज़ें बताइए, आपने अपने पोर्टल पे नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को वो चीज़ें बतानी है। सो अभी एक प्रिलिमिनरी स्टेज बन गई कि उनका क्वेश्चनर आया, आपने जवाब दे दिया और वो नेशनल के पास चला गया। अब वो नेशनल है, आपका केस किसी भी रीजनल सेंटर को भेज सकता है, वो भोपाल को भेज सकता है, वो आसाम को भेज सकता है, वो अमृतसर को भेज सकता है, वो रायपुर को भेज सकता है, वो किसी भी रीजनल सेंटर को भेज सकता है। अब एक पर्टिकुलर रीजनल, मतलब कैलकाटा का केस वो अमृतसर भेज सकता है, अमृतसर का बॉम्बे भेज सकता है, भोपाल भेज सकता है, ऐसे। इसमें पूरी कोई फेसलेस काम है, किसी को नहीं पता कहाँ जा रहा है कौन है। और उस यूनिट में, उस रीजनल सेंटर में आगे जो यूनिट्स बने हुए हैं, असेसमेंट यूनिट, then your technical unit, then your verification unit and then your review unit। सिंपल है, आप समझते जाएंगे, मज़ा आता जाएगा और आपको अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। अब नेशनल असेसमेंट से नोटिस आया, ई असेसमेंट सेंटर से, आपने उसका जवाब दिया, उसके बाद उसने किसी भी रीजनल को भेज दिया, रीजनल के वो असेसमेंट यूनिट में जाएगा। पहले असेसमेंट यूनिट उसको देखेगा, कुछ और फर्दर क्वेरीज की ज़रूरत है, कुछ और ज़रूरत है, प्लस जो उसका वेरिफिकेशन पार्ट है। दिस इज स्प्लिट ऑफ फंक्शंस बेसिकली, अगर आप बेसिक समझना चाहते हो कि पहले के एक ही आईटीओ बैठा एक ही जगह पे, एक ही टेबल पे सारे काम करता था, वही वेरिफिकेशन करता था, वही टेक्निकल पार्ट देखता था, वही वो देखता था। अब ये फंक्शनली स्प्लिट हो गया सारा, बेसिक आपको समझने में मदद मिलेगी। असेसमेंट यूनिट उसको फर्दर देखता है, वो फिर नेशनल यूनिट को कहता है जी कि ये फर्दर देखिए। मतलब वो अपने साथी यूनिट से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता, एवरी कम्युनिकेशन इज गोइंग टू द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, और असेसी का रीजनल से कोई लिंक नहीं है। उसके बाद जब असेसमेंट यूनिट से कोई फर्दर आता है तो नेशनल यूनिट फिर आपको असेसी को बोलेगा जी ऐसा है, और प्लस असेसमेंट यूनिट की रिकमेंडेशन पे वो वेरिफिकेशन यूनिट को एक्टिवेट करेगा कि इस चीज़ की आप वेरिफिकेशन इनके सप्लायर से कर दीजिए, इस चीज़ की वेरिफिकेशन आप इनके बैंकर से कर दीजिए, इस चीज़ की वेरिफिकेशन आप इनके इंश्योरेंस से कर दीजिए, इस चीज़ की वेरिफिकेशन आप जीएसटी से कर दीजिए। मतलब जो भी वेरिफिकेशन पार्ट है दैट विल बी डिवोटेड टू दी वेरिफिकेशन यूनिट, और उसकी रिपोर्ट उसके साथ आके लग जाएगी। रिपोर्ट फिर एनईएसी को ही जानी है असेसमेंट को। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग और बहुत, क्योंकि हमने ये फॉरेन कंट्रीज में, मैं तो जैसे घूमा जाता था तो हम वहाँ देखते थे, सुनते थे, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिलते थे भी ऐसा होता है, तो तब हमें लगता था। पर अब ये चीज़ें हमारे यहाँ इंडिया में आ गई हैं, एंड दे आर रियली सीमलेस एंड पेनलेस इफ़ यू आर राइट, इफ़ यू आर ट्रूथफुल। एंड देन उसके बाद कोई इशू आ जाता है जी, टेक्निकल इशू आ जाता है कि इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए, ये ऐसे है, कोई लॉ पॉइंट है, केस लॉ आ जाता है, ये आ जाता है, तो मैटर विल बी रेफर टू टेक्निकल यूनिट। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूनिट्स की आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सारा कुछ एनईएसी के पास जा रहा है, एनईएसी आपका केस देख रहा है, आपसे कम्युनिकेशन टेक्निकल यूनिट को भेजेगा, जरूरी है कि वो उसी टेक्निकल यूनिट को भेजेगा, किसी को भी हो सकता है किसी भी रीजनल सेंटर के को जा सकता है। और अगर आप थोड़ा और डीप जानना चाहते हैं तो किसी ऑफिसर को पता है भी नहीं कि आज मैं असेसमेंट यूनिट में हूँ, कल मैं टेक्निकल यूनिट में चला गया हूँ, परसों मैं वो वेरिफिकेशन यूनिट में आ गया हूँ। ये उनका इंटरनल है, नथिंग इज फिक्स्ड, एवरीथिंग्स आर, मतलब उनके ना किसी को तो पता लग ही नहीं सकता जी। एक मिनट पहले फ्रेमवर्क समझ लीजिए, फिर कमेंट्स करेंगे। तो ये हो गया जी। अब उसके बाद एनईसी एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा कि जैसे हम असेसमेंट ऑर्डर जिसको बोलते थे,
एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनेगा जी, मेरा असेसमेंट यूनिट ये कहता है और मेरा वेरिफिकेशन यूनिट ये कहता है, उसने कोई डिफरेंसेस निकाले हैं, और मेरा टेक्निकल यूनिट ये कहता है, उससे एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनेगा, वो आपके पोर्टल पे आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कि ये ड्राफ्ट ऑर्डर है, आपने इनकम अपनी 10 लाख दिखाई है, मेरे हिसाब से 25 लाख बनती है, या मेरे हिसाब से 12 लाख बनती है, या जो भी है, ये चीज़ें। तो वो ड्राफ्ट ऑर्डर आप देखेंगे तो आप अगर उसको भी कंटेस्ट करना चाहते हो तो आप उसमें आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि ये ड्राफ्ट ऐसे ठीक नहीं है, इसमें ऐसे करना है या ऐसे करना है। अब यहाँ पे उन्होंने जब आप देखोगे तो वो रिव्यू यूनिट के पास चला जाएगा, यहाँ रिव्यू यूनिट आएगा कि जी ये ड्राफ्ट ऑर्डर बना था, ये हमें इनपुट्स आई हैं असेसमेंट यूनिट से, ये इनपुट आई है वेरिफिकेशन यूनिट से, और ये इनपुट आई है टेक्निकल यूनिट से, और उसके बाद ये ड्राफ्ट ऑर्डर गया था असेसी की, ये आगे ऑब्जेक्शंस है, और वो रिव्यू यूनिट के पास से, रिव्यू यूनिट उसको 360 डिग्री देखता है कि कहाँ पे कोई गलती है, कोई इंफॉर्मेशन कहाँ से लेगा, उसको फिर सारा वो इलेक्ट्रॉनिक है ना जी। हाँ इंफॉर्मेशन आ गई, हाँ वो सेटिस्फाइड, मान लो एक बंदा है वो एसएससी सेटिस्फाइड नहीं है, हाँ तो रिव्यू यूनिट के पास आ गया, नहीं, वो एनईसी के पास ही जाएगा, एनईसी रिव्यू यूनिट के पास भेजेगी, रिव्यू यूनिट के पास आया, रिव्यू यूनिट फिर हर चीज दोबारा रिव्यू करेगा। नहीं, वो तो बस गिवन है जी, टेक्निकल की रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, सब स्कैन कॉपीज हैं, वो वहां से रिव्यू करेगा ना, उसी का रिव्यू करेगा कि कहीं कोई जाती तो नहीं हो रही, या कहीं कोई चीज मिस तो नहीं हो रही, या कोई ज्यादा ड्राफ्ट जो एजिटेट कर रहा है, जो असेसी कह रहा है। सुनिए, अभी सिस्टम कंप्लीट समझ लीजिए, हाँ, अपॉर्चुनिटी दे दी उसको, अपनी बात रख। अब उसके बाद अगर वो रिव्यू यूनिट उसको कहता है कि नहीं जी ये ड्राफ्ट ऑर्डर गलत है, ये 25 लाख नहीं, ये 20 लाख होना चाहिए, तो उसको रिवाइज्ड ड्राफ्ट आएगा दिस इज के अब आपको पहले 25 का हमारा रिव्यू यूनिट ने देखा, ये 25 नहीं ठीक है, आपका 20 लाख बनता है। अब आप कहते हो जी मैं 20 पे भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरा 20 पे भी काम नहीं चल रहा, मुझे सुना ही नहीं जा रहा, मुझे समझा ही नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ, एक स्टेज ऐसी आती है कभी अगर, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रोविजन रखा है, उसके लिए आपको टेली कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दी जाएगी, पर वो रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर के बाद अगर आप चाहते हो तो वो दी जाएगी। उसमें फिर आपको रीजनल सेंटर को, ये नहीं कि आपकी असेसमेंट उधर है, असेसमेंट तो चाहे कानपुर में है, पर रीजनल असेसमेंट सेंटर में एक रूम बनाया जाएगा जहां टेली कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी होगी। आप गिवन डेट गिवन टाइम पे, जैसे आपने मुझे 12 बजे यहाँ बुलाया तो मुझे 11 बजे अमृतसर बुलाया जाएगा अपने काउंसिल के साथ, मैं वहाँ जाके बैठूंगा, सामने स्क्रीन होगी, तो गुड मॉर्निंग होगा, सामने से ऑफिसर आएंगे, डिपार्टमेंट वीसी होगी, मतलब दैट इज अबाउट दी ड्राफ्ट और रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर। तो उसके बाद आपकी जो असेसमेंट है वो फाइनल है। और एक इसमें जो अमेंडमेंट परसों हुई है कि पेनल्टी भी साथ में डिस्कस होगी कि पेनल्टी लगनी है तो वो भी इनिशिएट हो जाएगी, वो भी ई सिस्टम में ही लगेगी। और जब आपकी असेसमेंट फाइनल हो जाती है, आपकी डिमांड फाइनल हो जाती है, और सारा फिर आपका सारा डाटा जो केस ला, अभी आपका जो जुरिडिक्शनल आईटीओ है उसको नहीं पता क्या हो रहा है, उसको वो तो किसी और का पार्ट बना हुआ है, वो पता नहीं किसकी कर रहा है, ठीक है ना जी, वो किसी रिव्यू यूनिट में है या असेसमेंट यूनिट में है, वो आपको नहीं पता और ना ही आप पता कर सकते हो। तो जब आपके पास ड्राफ्ट हो जाएगा, आपकी डिमांड फिक्स हो जाएगी, फिर आपका सारा डाटा और ये वो जुरिडिक्शनल आईटीओ के पास आएगा कि भाई इतना टैक्स इससे लेना, जरा एफर्ट करके कलेक्ट करके दो जल्दी, ठीक है। या आप कहते हो जी कोई गलती है जी, 2 + 2 4 नहीं हो रहे, 6 हो रहे हैं, जिसे हम रेक्टिफिकेशन, मैथमेटिकल मिस्टेक्स कोई है, हाँ मतलब क्लैरिकल है, तो वो लोकल ऑफिसर कर सकेगा आफ्टर दैट। तो ये सारा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम फेसलेस और सेम चीज, बस मैं अपनी खत्म करने जा रहा हूँ बात, जो अपील का प्रोसीजर है वो भी सेम होने जा रहा है। अपील 25 सितंबर से अपील का भी प्रोसीजर फेसलेस हो जाएगा। अपील के केस में भी आपको ऐसा ही सिस्टम करना पड़ेगा। सुभाष जी एक बात बताइए, आप क्या समझते हैं इससे आम जनता को फायदा होगा? जो पब्लिक है क्या वो इससे कुछ फायदा ले सकेगी या इससे उनको नुकसान होगा? इसके बारे में थोड़ा बताइए। धन्यवाद जीतू जी, जितेंद्र शर्मा जी, खुराना जी। जो आपने मेरे से पूछा है कि ये जो इन्होंने मोदी साहब जी ने जो पॉलिसी लाई थी, रिफॉर्म्स लाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था फेयरलेस, फेसलेस, सीमलेस, ये बिल्कुल उन्होंने इसलिए कहा कि हर टैक्स पेयर एकदम फ्री हो जाए और उसके मन में डर निकल जाए। टैक्स पेयर और जो हमारे असेसिंग अफसर हैं वो उनको इनकरेज करें टैक्स पेयर्स को, ना कि डिस्करेज करें। ये सीमलेस पॉलिसी है। और उसके बाद जो फेसलेस है वो मल्होत्रा जी ने बता दी, पहले असेसमेंट होगी, असेसमेंट के बाद जब आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, डिटेल तो इन्होंने बता दी मल्होत्रा जी ने
असेसमेंट के बाद अगर आप सेटिस्फाइड, ये असेसमेंट वाला जो वर्ड है ये 1 साल पहले चला था, सीवीटीटी ने चलाया था, अब ये फुल स्विंग में आ चुके हैं क्योंकि मोदी जी ने जब से कह दिया उसके बाद मैं दुखी हूँ उस असेसमेंट ऑर्डर से। फिर मैं अपील में जा सकता हूँ। अपील 25 सितंबर से ही फेसलेस है, जैसे असेसमेंट हुई वैसे अपील होगी, वो भी मल्होत्रा जी ने बता दिया। उसके बाद मेरे राइट ख़त्म नहीं हो गए, मैं एक टैक्स पेयर हूँ, मान लो अपील भी मेरे खिलाफ चले जाती है, ये नहीं कि मैं ख़त्म हो गया वहाँ पे। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ आती है, हमारे ट्रिब्यूनल्स आते हैं, यहाँ पे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल आता है, वहाँ पे एक अकाउंटेंट मेंबर होता है, एक जुडिशियल मेंबर होता है, वो सुनेंगे आपकी बात। फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है, आती मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर है। वो क्या कोर्ट में जाके सुनेंगे या वो कोर्ट ही होता है, मिनिस्टर, दैट इज सॉर्ट ऑफ कोर्ट ट्रिब्यूनल। नो नो नो, वो फेस टू फेस है, वो कोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर है, जुडिशरी है वो आपकी बात सुनी जाएगी वहां पे जाके कि टैक्स की मैटर ऑफ फैक्ट्स। अच्छा, फिर वो सुनेंगे, ठीक समझेंगे तो ठीक करेंगे। कोई ये नहीं कि मेरा राइट खत्म हो गया, कोई उन्होंने गवर्नमेंट ने हमारा राइट नहीं खत्म कर दिया। फंडामेंटल राइट जो है मेरा है, अगर मुझे 2 लाख भी टैक्स लगा, क्यों लगा, मैं वहाँ जा सकता हूँ फीस दे के, जो भी गवर्नमेंट फिक्स करेगी। सपोज अगर मैं वहाँ पे भी मुझे बुरा लगता है कि हो गया, मेरा राइट तब भी ख़त्म नहीं हुआ, अगर उसमें कोई लॉ पॉइंट इन्वॉल्व है, मैं हाई कोर्ट में जा सकता हूँ, कंसर्न स्टेट के हाई कोर्ट में जा सकता हूँ। हाई कोर्ट भी नहीं मुझे मज़ा आया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ। वो तो आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, दैट इज़ फाइनल, जो उसका ऑर्डर आ गया वहाँ तक हम जा सकते हैं, वो राइट नहीं हमारे गए। वैभव जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे जानते ही हैं कि अगर कोई इनकम टैक्स वाला, कोई इंस्पेक्टर भी ऑफिस में किसी के या दुकान पे चले जाए तो उसमें एक डर का वो माहौल पैदा हो जाता है, ये इनकम टैक्स वाले आ गए। आपको क्या लगता है ये जो फियरलेस और फेसलेस और ये जो स्कीम मोदी जी ने ये जो किया है, इससे ये डर खत्म होगा? धन्यवाद जीतू जी, जितेंद्र शर्मा जी, अनिल खुराना जी, डॉक्टर साहब। ऐसा है जी, जो सवाल आपने किया ना, जो आपका इंस्पेक्टर राज के ऊपर ये सवाल है, डेफिनेटली इन चीज़ों से इंस्पेक्टर राज तो ख़त्म होगा ही होगा। उससे क्यों ख़त्म होगा? बिकॉज अब ये जो लोकल ऑफिस का डर है, ये जो है ऑनेस्ट एसएससी के दिमाग से निकल जाएगा। क्योंकि कोई भी अब एसएससी को ये पता है कि लोकल ऑफिस से कोई नोटिस नहीं आने वाला। लोकल ऑफिस से जब तक यू आर नॉट एडजर्ड एज एन डिसऑनेस्ट टैक्सपेयर बाय द ई असेसमेंट सेंटर, तब तक आपको नोटिस नहीं आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी मूव है सरकार की इस तरफ, टू मेक द एसएससी फेयरलेस। बट फेयरलेस कौन होगा? जो ऑनेस्ट होगा। जो डिसऑनेस्ट है उसके लिए दिस विल बी अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन टू कम आउट ऑफ इट। और उसको यहाँ पे जो काम करना है अपने तरीके से, और तभी इसके अंदर अगर आपने खाली 3 वर्ड यूज करे, बट उसके आगे मैं ये वर्ड यूज करूंगा, इसके अंदर एक चीज और भी थी, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, जो कि हमने इस चीज को नहीं अभी तक डिस्कस किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गवर्नमेंट नाउ वांट्स टू ऑनर द ऑनेस्ट, कि जो ऑनेस्ट है ही शुड नॉट बी हरास्ड, ही शुड बी टेकन द वे ही इज। एंड इसकी वजह से जो हमारी टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, जो सब कुछ है, वो अच्छा होगा, बढ़िया होगा, और लोग ऑनेस्टी की तरफ अपने आप मूव करेंगे। बिकॉज दे विल नॉट हैव द फेयर। बिकॉज आगे क्या होता था, इंस्पेक्टर आ जाए, सबको पता था इंस्पेक्टर आ गया, कुछ दे दो, कुछ कर लो, हो जाएगा काम। बट अब ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज यहाँ से लोकल ऑफिस में खाली 3 चीजें हैं जो इसमें से बाहर हैं। दैट इज कंसर्न्स ऑफ सीरियस फ्रॉड्स और मिसअप्रोप्रिएशन, कंसर्न्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, और मल्होत्रा जी एक चीज और थी, शायद वो मेरे दिमाग में नहीं आ रही। ये चीजें जो है रिकवरीज, कलेक्शन, ये ई असेसमेंट सेंटर से बाहर है। तो अब खाली लोकल ऑफिस इन चीजों के ऊपर देख सकता है। और इसके अंदर आप देखें तो खाली एक ही मेजर पार्ट है, दैट इज फ्रॉड्स, मेजर मिसअप्रोप्रिएशंस। तो वो तो खाली डिसऑनेस्ट बंदा ही करेगा जी। ऑनेस्ट टैक्स पेयर के लिए तो बहुत अच्छी मूव है जी गवर्नमेंट की है। सब कुछ नेशनल ई असेसमेंट सेंटर देख रहा है, ठीक है जी। उसके अंदर, और उसके अंदर भी नेशनल असेसमेंट सेंटर के अंदर, इट इज नॉट द पीपल हु आर सीइंग इट, इट इज द कंप्यूटर हु इज सीइंग इट। इसके अंदर जो आपका रीजनल असेसमेंट सेंटर में जाना है, ये किसी कमिश्नर ने, किसी ऑफिसर ने सिलेक्ट नहीं करना है। एक कंप्यूटर के अंदर से ही नोटिस जनरेट होगा, और वो चुप करके किस रीजनल सेंटर में जा रहा है ये उस ऑफिसर को भी नहीं पता। तो इट विल आपको, लेकिन ये किसी भी ऑफिसर को नहीं पता होगा कि आपकी असेसमेंट जो है वो किस रीजनल असेसमेंट सेंटर में हो रही है। एनईसी को भी नहीं पता होगा, उसको बस ये पता है कि ये किसी रीजनल असेसमेंट सेंटर से इस बंदे का ये ऑर्डर बन के आया है। दैट इज द वे दे हैव गोइंग टू वर्क। मायन साहब, ये बताइए, ये जो सीमलेस, फेसलेस, फियरलेस की बात कर रहे हैं हम, क्या इससे
कोई सरकार को फायदा होगा? हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि लोगों को क्या फायदा होगा, इससे सरकार को क्या फायदा होने वाला है, और क्या इससे नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ेंगे? थैंक यू अनिल खुराना जी और जितेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर केडी सिंह जी और मेरे कोलीग राकेश मल्होत्रा जी ने बड़े अच्छे तरीके से इसको बताया कि ये फेसलेस सिस्टम क्या है। इससे बेनिफिट ये होगा सरकार को कि लोग फियरलेसली अपना जो टैक्स देना चाहते हैं वो आगे दे पाएंगे। उनको ये डर नहीं होगा कि लोकल असेसिंग ऑफिसर कोई उनको पकड़ लेगा या लोकल ऑफिसर आएगा, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम मिस कर रहे थे वो ये है कि जुरिसडिक्शनल अथॉरिटी जो है ख़त्म कर दी गई है। किसी भी ऑफिसर्स की पावर नहीं है, किसी के अंडर नहीं है। वी आर ओपन, हम किसी भी लेवल पे जो भी एसएससी है, जो भी टैक्स पेयर है, वो नेशनली किसी भी कहीं भी जाके असेस हो सकता है। वो दैट डिपेंड्स अपॉन दैट इज़ वो जो होगा वो एआई इनकी टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिलेक्ट होगा कि कहाँ पे इसकी असेसमेंट होनी है। तो आपकी फिजिकल जो जुरिसडिक्शनल अथॉरिटी है वो टोटली ख़त्म कर दी गई है। तो वी आर नॉट बॉदर्ड कि एसएससी आपको ये फियर नहीं है कि यार उसके साथ लागतबाजी है या उसके साथ उसको इन्फॉर्मेशन सारी पता है तो ही विल मिस यूज़ इट। तो जो इन्फॉर्मेशन इनके रिकॉर्ड में है, डिपार्टमेंट के पास है, वो कहीं भी जाके कलकत्ता में यूज़ हो सकती है, पठानकोट में हम बैठे हम रिटर्न भर रहे हैं वो असम में भी असेस हो सकता है। तो इस वजह से जो है फियरलेसली, इससे ये होगा कि हम फियरलेसली अपना टैक्स पे कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे तो कर सकते हैं ना, वो तो हम चाहें, क्योंकि इसमें जो इन्होंने अब जो इनके साथ प्रोविजंस आई हैं जो स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हैं, हमारी छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस की जो है इंफॉर्मेशन जो अब इसको देनी पड़ेगी। जैसे डोमेस्टिक हमारी ट्रैवलिंग कोई हम करते हैं, दैट इज़ कोई फॉरेन ट्रैवलिंग है, वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ जाएगी। फेसबुक पे हम डालते हैं, फेसबुक वाली इन्फॉर्मेशन तो वो जनरली कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। कोई करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करा रहे हैं, कोई नॉन करंट अकाउंट में 25 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है, कोई हम क्रेडिट कार्ड की 2 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ज़्यादा है साल का, जो हमारी मार्बल परचेजिंग है जहाँ हमारी पेंटिंग है 1 लाख से ऊपर परचेजिंग कर रहे हैं, दे ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर गोइंग टू बी रिपोर्टेड टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। तो उस बेस पे जो है इसकी असेसमेंट्स होगी, इस बेस पे आपकी जो इनकम है उसको असेस किया जाएगा कि आप उतने कैपेबल हो, जितनी आप रिटर्न भर रहे हो उतना खर्चा कर रहे हो। जैसे होटल का बिल 20,000 से ऊपर है, 20,000 से ऊपर जनरली जब भी आप फैमिली से जाते हो 20,000 से ऊपर बिल आ जाता है नॉर्मली, तो उसमें यू विल बी ट्रैप्ड इन दैट। वो सारी इंफॉर्मेशन जो है एसएफटी जो है उसके थ्रू एआईआर इंफॉर्मेशन जिसको हम कहते थे एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो इंफॉर्मेशन सारी डिपार्टमेंट को अब जा रही है। तो इस वजह से वो सारे जो असेसीज हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए कि उनको प्रॉपर अपना डिक्लेरेशन देनी चाहिए। अब जो पुराना टाइम है कि हमने छुपा लिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहे हैं, 2 नंबर में कैश जमा हो रहा है, टेलीफोन बिल पे हो रहे हैं, जब हम बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग कर रहे हैं, दीज विल बी ऑल द गोन थिंग्स। इससे करप्शन पे कोई असर पड़ेगा? इससे जितेंद्र जी डेफिनेटली जो फेसलेस है इससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। हमारा लोकल ऑफिसर्स को जो एसएससीज डरते थे, उनको पेमेंट करके अपने केस करवा लेते थे या हो जाते थे केस, वो अब पता ही नहीं होगा असेसिंग ऑफिसर कौन है, अब पता ही नहीं होगा हमारी असेसमेंट कौन करेगा, कौन वेरिफिकेशन करेगा, कौन रिव्यू करेगा, कौन अपील में कौन ऑफिसर होगा। हमारा जो सारा टोटल लाइजनिंग जो करते थे एसएससी करते थे, जहाँ हम कह लें कि सीएज या एडवोकेट्स भी करते थे, दैट इज़ द ऑल द गोन थिंग्स। अब जो हमारी फेस वैल्यू थी, जो सीएस की फेस वैल्यू है जी खड़ा हो गया तो इसका काम हो जाएगा, दैट विल बी द गोन थिंग्स। अब हमारा जो बेसिक जो आएगा वो आएगी आपकी ड्राफ्टिंग कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो, आप अपने टैलेंट है, रिटन टैलेंट, नो नॉट स्पोकन टैलेंट, नो दैट इज गॉन, नो रिटन टैलेंट, रिटन आप कितना क्लैरिफिकेशन आप कर सकते हो अपना राइटिंग में, तो वो जो है आपका वो अब ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है और उससे करप्शन डेफिनेटली ख़त्म होने वाली, कम होने वाली है, ख़त्म तो नहीं कह सकते, कम होने वाली है। राकेश जी एक बार बताइए, ये सीमलेस, फियरलेस और ये सब बातें तो हो गई, जो कुछ चार्टर इनके लिए भी आया होगा एसएससीज के लिए कि एसएससीज को क्या करना चाहिए, कैसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? खुराना जी, ऐसा है कि
इसको हमने इन टोटलिटी देखना है। अभी तक हम बता रहे थे कि फेसलेस असेसमेंट है क्या है। फेसलेस असेसमेंट के साथ एक जो टैग लाइन है वो ऑनरिंग द ऑनेस्ट है। अब हमने ऑनरिंग द ऑनेस्ट को भी समझना है, ठीक है ना जी। हमने फेसलेस समझ लिया, पेनलेस, सीमलेस समझ लिया, ऑनरिंग द ऑनेस्ट को समझे। अब तो ऑनरिंग द ऑनेस्ट में एक स्पेशल चार्टर जो टैक्स पेयर के लिए जो चार्टर ऑफ राइट्स है उसका वो लॉन्च किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्टर ऑफ राइट्स है अभी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसे कंट्रीज़ में है और इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट किया है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स। और मेरे कुलीग हैं संजीव जी, अभी वो चार्टर एक अपना सब्जेक्ट है, वो बताएंगे आपको चार्टर के बारे में। मैं जो आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट में जो चेंजेस आए हैं, डिपार्टमेंट की वर्किंग में जो चेंजेस आए हैं वो तो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। इसमें अब परिवर्तन के मुताबिक करदाता में भी परिवर्तन आना चाहिए। मैं उसकी बात भी करना चाहूँगा क्योंकि उसके एक परिवर्तन को तो हमने समझ लिया। ये एक परिवर्तनशील जीवन में अगर हम अपने में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो अपने में परिवर्तन हमें ये लाना है। सबसे बड़ा परिवर्तन है ट्रूथफुलनेस। अगर आपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो एड्रेस है उसको सुना है या यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको आप ध्यान से सुनिए। उसमें 2 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि भी शॉर्टकट नहीं चलेगा। पर्टिकुलरली वर्ड उन्होंने यूज किया कि शॉर्टकट चलता था, चला नहीं चला, अब नहीं चलेगा। तो एक तो जो भी टैक्स पेयर है वो इस चीज को समझे। दूसरा कि किसी भी पास्ट इंफॉर्मेशन पे, किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस पे किसी तरह का एडवेंचरिज्म, किसी तरह का ना करे वो कि पहले ऐसे होता था, अब भी हो जाएगा, अब नहीं होगा। ये लागू हो गई है सर, ये लॉ ऑफ द लैंड बन गया। 13 अगस्त 2020 से युग बदल गया है। अब 13 अगस्त से ये नोटिफाइड है, नहीं गजटेड है सर, ये गजटेड है सब, ये आज की डेट में लागू है। हाँ, 13 अगस्त डिवाइडिंग लाइन है, वो 15 अगस्त से जाती है। 13 अगस्त से ये समझो कि 13 अगस्त से पहले आप कोई गलत वो कर चुके हैं। नहीं, पर जब अब उसकी असेसमेंट होगी तो इस सिस्टम में होगी, जो पेंडिंग है सब कुछ जो भी है। हाँ, तो इसमें मेरा यही प्रयास था कि करदाता में जो चेंजेस आने चाहिए। आप ये समझिए कि पहले आपके पेपर को एक आदमी देख रहा था जो इधर से उधर से आपके कंसल्टेंट से किसी तरह आप उस पर कुछ ना कुछ आपका प्रेडिक्शन था, इन्फ्लुएंस था, या मतलब आपको परसेप्शन थी कि आप उसे इन्फ्लुएंस कर लेंगे। मैं नहीं कहता, अब वो चीज़ खत्म है। एंड आपकी जो रिटर्न है वो डिफरेंट ग्रुप्स में, बड़े एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स में, बड़े डिफरेंट जगह पे घूम रही है। एक आदमी है, बिजी है, उसके पास 100 केस लगा हुआ ITO था, और हम लोग जाते थे, मतलब एक कुछ दिखा दिया, कुछ छुपा लिया, कुछ नहीं दिखा पाए, वो भी ह्यूमन लिमिट्स हैं, वो नहीं देख पाया। देखिए, मेरा सिंपल मैसेज है कि बी ऑनेस्ट एंड बी अपडेट, बी रेगुलर इन योर अकाउंट्स। सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि बी रेगुलर इन योर अकाउंट्स। एक जो टेंडेंसी है ना कि दिस इज ए आफ्टर द ईयर इवेंट के 31 मार्च आएगी और ड्यू डेट आएगी, 2 दिन बैठेंगे, सब कुछ तोड़ जोड़ लेंगे और एक पिक्चर सी बनाएंगे और रिटर्न फाइल कर देंगे। दिस इज ओवर। अब आप अपने अफेयर्स को डे टू डे बेसिस पे मैनेज करिए और इन पर्टिकुलर स्मार्टनेस कोई ना करिए। मतलब आप रेगुलर सेल परचेज कर रहे हो, दिखा रहे हो, वेरी गुड। जो स्मार्टनेस वाला टाइम है ना जी कि मैं ऐसे कर लूंगा या ऐसे कर लूंगा या उधर से कर लूंगा, इधर से निकल जाऊंगा, सोचिए भी मत। और एक मैं चीज ऐड करना चाहता हूं कि ये तो देखिए असेसमेंट में चेंजेस हैं जिसको हमने फेसलेस, सीमलेस, पेनलेस का नाम दिया और हम समझ रहे हैं। साथ ही साथ पेनल्टी प्रोविजंस चेंज हो गए हैं, उसके लिए अलग टॉपिक है, अब आपको अलग टॉक रखनी पड़ेगी कि जिस तरह से पुरानी पेनल्टीज लगती थी अब पेनल्टी वैसे नहीं लगेगी। मेरे लर्नड कोलीग्स बैठे हैं सारे, उसमें सब चेंज हो गया। अब पेनल्टी भी एक बड़े सिस्टमेटिक वे से और उस तरीके से लगेगी जिससे बचना काफी मुश्किल होगा। देखिए, डिस्क्रिशन खत्म हो गई है। मर्जी, पहले मर्जी थी कि लगी लगी, नहीं लगी ना लगी, हम देखते थे, उसको लगी, उसकी छूट गई। अब वो नहीं होगा, अब लगनी है तो लगनी है। और 50% से लेके 200% तक है। यहाँ 50% लगेगी, यहाँ 200% लगेगी, बीच में कुछ नहीं है। ये सारे चेंजेस वो भी साथ में चल रहे हैं। सो मेरा सिंपल मैसेज है
कि बी ट्रुथफुल, ये अपने कंट्री को टैक्स दे रहे हो, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के दे रहे हो। एंड सेकंड, सेल्फ मेडिकेशन, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, खुद दवाई खाने की कोशिश मत करिए, उसी तरह खुद अकाउंटिंग एंट्री करने की या कोई स्मार्ट एंट्री करने की या कोई भी ऐसी बड़ी एंट्री करने की, घुमाने की कोशिश मत करिए। राकेश जी का कहना है कि आप जो भी काम करेंगे उस ये करेंगे, अब अपनी गलती बिल्कुल मत करना, सब कुछ करवाना लर्नर्ड बंदे से, या जो भी इस जिसकी लेखनी अच्छी हो, जिसकी लेखनी में दम हो। अच्छा, मैं महाजन साहब से पूछूंगा, महाजन साहब ये बताइए कि जो चार्टर आया है कि जो करदाता हैं उनको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या करना है, जल्दी से बताइए। अनिल जी, ऐसे है, ये काफ़ी कम कंट्रीज़ में है जो ये चार्टर जो है रिटर्न में एप्लीकेबल किया गया है। ये तो जनरल ऑब्लिगेशन है, वैसे तो सरकार की डिपार्टमेंट की जनरल ऑब्लिगेशंस है, पर अब ये राइटिंग में आ गई हैं। दैट हैज़ बिकम योर राइट ऑफ द एसएससीज, कि एसएससीज का अब राइट है कि बेसिकली वो कहता है कि सिंपली यू शुड बी ऑनेस्ट। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। यू विल बी ट्रीटेड एज ऑनेस्ट अनलेस के कोई डिपार्टमेंट के पास कोई कंट्रेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई आपके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा ये कहता है कि आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन की जाएगी अंडर डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वो होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी उसको रखा जाएगा, किसी को भी वो दिया नहीं जाएगा अनलेस अनटिल इट इज़ रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ। तो उसमें एक चीज़ और बहुत बड़ी निकल के आई है, दैट इज़ कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन नहीं लग पाएगा। दैट हैज़ कम इनटू द चार्टर। एक और जो उन्होंने बड़ी अमेंडमेंट करी है चार्टर में, वो है कि आप डिपार्टमेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है, एसएससी की है, वो डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं कि आप मेरे को बता दो कि मेरी क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है। unless and until it is very sensitive information or that is related to any illegal activity, वो नहीं बताई जाएगी। बाकी सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आपको बताएगा। और इसमें एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि अगर किसी का बिजनेस डाउन हो जाता है, अब उसके पास भी उनको दे दी है, रिक्वेस्ट करने की पावर है एसएससी के पास, कि वो कह सकता है जी मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं टैक्स नहीं दे सकता, मेरे को स्टैगरिंग प्लान दे दो, मेरे को स्टैगरिंग कर दो ताकि मैं किस्तों में आपका टैक्स जो है वो जमा करवा सकूं। मेन कहने का मतलब है ये सारे रिटर्न में है, ये सभी उसके लिए है, पर आपकी ऑब्लिगेशन ये है कि यू शुड बी ऑनेस्ट। यू शुड नॉट, जैसे मल्होत्रा जी ने कहा, यू शुड नॉट मेक एनी स्मार्ट मूव। कोई स्मार्ट एंट्रीज आपको नहीं करनी है, कोई हेरा फेरी करने की कोशिश नहीं करनी है। उसके लिए ये फेसलेस के अलावा हमारे पास ब्लैक मनी एक्ट है, और प्रॉपर्टीज़ को रोकने के लिए बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट आ गया है। वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। वी शुड अवॉइड ऑल दीज प्रीवियस मिस्टेक्स जो हमने कर रखी हैं। हमें ऑनेस्ट होना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि हमें ऑनेस्टी से अपना टैक्स देना चाहिए, अपनी सरकार के लिए देना है टैक्स, उससे ही सरकार चल पाएगी। डॉक्टर केडी सिंह हमारे बीच में बैठे हैं, ये सारी चर्चा उन्होंने सुनी है। मैं डॉक्टर केडी सिंह से उनके विचार इस चर्चा पर जानना चाहता हूं। डॉक्टर केडी सिंह। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੁਲ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਟੈਕਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। और दूसरी चीज़ कि अगर तुसी तरक्की करनी है, प्रोग्रेस करनी है, तो टैक्स ऑनेस्टली देना पेगा। तो अपना कैपिटल मनी सारी वाइट च रखनी पेगी, तो ही तुसी अगों प्रोग्रेस कर सकोगे। मोदी जी ने जिहड़ा हुण 13 तरीक नूं चेंज कीती है, मैं समझदा भी हर एक टैक्स पेयर नूं उन्होंने इज्जत बख्शी है और उन्होंने एक ऑनर दिता है। बिकॉज मैं तुहानूं दसदा वां कि जदों तुसी टैक्स दे रहे हो और तुसीं ठीक टैक्स दे रहे हो, तुहानूं कोई तंग ना करे, होर तुहानूं की चाहीदा?
ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੰਦੀ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਪਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਟਰਨ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਸਕੂਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਡਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜਲੀ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਲਤੀ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਣੀ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਅੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲਾਅ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ 20,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਿੱਲ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਕਢਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਗਲ ਕਢਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦਾ TDS ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ KD ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਓਬਲਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਭੇਜੀ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਓਵਰਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿਆਂਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਗਰ ਵੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਵੇਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਕਿ ਜੀ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਲਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੀ, ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਅ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕਦੀ ਸਕੂਟਨੀ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵੇ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਗਰ 1-2 ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।